हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हम नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। टॉपिक का नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पहला तो ये है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई थी 1945 में विद द पर्पस। किस पर्पस के लिए ये बनाई गई थी? क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वार हुई थी उस टाइम पे जो पीस थी, जो शांति थी, वो बहुत कम थी। उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई गई थी। फाउंडेड इन 1945 with the purpose to maintain international peace and security, to promote economic and social development, to promote human rights। इन चीज़ों को देखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनाई गई थी। ओरिजिनल मेंबर जो थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वो थे 51। अगर हम प्रेजेंट आज की बात करें कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं, तो वो है 193। और जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में। ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। इसके बाद अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन की, कि क्या हिस्ट्री है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के लिए। सबसे पहले है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड नेशन वर इन रूइन एंड वर्ल्ड वांटेड पीस। कहते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड कंप्लीट हुई, जो नेशन थे वो तबाह हो रहे थे, रूइन ख़त्म हो रहे थे, और दुनिया चाहती थी कि हमें शांति मिले, इस चीज़ से हम ख़त्म नहीं हो, तबाह नहीं होने चाहिए। उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। 50 कंट्रीज गैदर्ड इन सैन फ्रांसिस्को इन 1945 टू साइन अ डॉक्यूमेंट। अब आप देख रही होगी 50 कंट्रीज़ मैंने लिखा है, तो ओरिजिनल मेंबर्स जो थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वो 51 बताए मैंने। पर क्या हुआ था कि एक मेंबर ऐसा था जो पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण, उनकी कंट्री में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, उस कारण वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम पे 50 कंट्रीज़ जो थी वो इकट्ठी हो गई थी सैन फ्रांसिस्को में 1945 में, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया, द यूएन चार्टर विच क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशन द यूनाइटेड नेशन। इस चार्टर ने, ये जो यूएन चार्टर था, इन्होंने ही क्या क्रिएट किया था? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब चार्टर ने जो था साइन हुए थे कब? 26 जून 1945 बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज़। 50 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने साइन कर दिया था इस चार्टर को 26 जून 1945 में। बट क्या हुआ कि जो पोलैंड मेंबर था उसने ये जो साइन था ये थोड़ा बाद किया था, थोड़े टाइम बाद किया था, एंड बिकेम वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर स्टेट। जब पोलैंड ने साइन किया था उसके बाद ही ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टार्ट किया गया। उससे पहले जो थी इसको बना तो दी थी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया था, बट इसको फोर्स में कब लाया गया? 26 जून 1945 में तो 50 कंट्रीज़ ने साइन कर दिया था, बट इसको लागू कब किया गया, इसको फोर्स में कब लाया गया? 24 अक्टूबर 1945 में। वो 24 अक्टूबर को ही कहा जाता है यूएन डे। अब आपको पता है कि जैसे अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शांति, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ऐसे ही क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुई उस टाइम पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई गई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन। ये बनाई गई थी 1919 में अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव पीस एंड सिक्योरिटी। अब इस जो ऑर्गेनाइजेशन थी लीग ऑफ नेशन,
इसका भी मेन जो पर्पस था वो यही था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना और पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। The International Labour Organization was also created under the Treaty of Versailles as an affiliated agency of the League। कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे ILO, ये भी बनाई गई इसी ट्रीटी के अंडर, जो एक एफिलिएटेड एजेंसी मानी जाती थी लीग ऑफ नेशन की। द लीग ऑफ नेशन सीज्ड इट्स एक्टिविटीज़ आफ्टर फेलिंग टू प्रिवेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये जो लीग ऑफ नेशन थी ये बनाई गई थी, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी मैं बनाई गई थी, इसको क्या कर दिया है, सीज कर दिया, इसकी एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया। क्यों, कब किया, जब इस ऑर्गेनाइजेशन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कंट्रोल नहीं कर पाई, उसको प्रिवेंट नहीं कर, बचा नहीं पाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से, तो इन्होंने क्या किया, अपने काम को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद क्या हुआ, जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनी वो बनी थी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो नेम है यूनाइटेड नेशन, ये कॉइंड किया था यूएस के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम था डी रूजवेल्ट। और इसका फर्स्ट जो यूज़ किया गया था डिक्लेरेशन ऑफ यूएन, ये हुआ था 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जो इसका नाम था, इसको यूज़ पहले ही कर दिया था 1945 में, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, बट इसका जो नाम था वो 1942 में ही ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही इसको डिक्लेयर कर गया था। अब जो ओरिजिनल आप यूएन का लोगो की बात करें, यूनाइटेड नेशन के लोगो की बात करें, ये एक टीम जो थी उसने डिज़ाइन किया था 1945 में, लेड बाय ओलिवर लिंकॉन लुंडक्विस्ट। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, 6 लैंग्वेजेस हैं, इसके लिए तो कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है, इजी है। 6 लैंग्वेजेस कौन सी हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन की। ये हमने सारा पढ़ लिया कि यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री के बारे में, कि कब बनाया गया। इससे पहले जो आप बोल सकते हो कि फोर रनर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, वो लीग ऑफ नेशन के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ लिया। उसके बाद इसका टर्म किसने दी थी, फर्स्ट यूज़ कब की गई, यूएन के लोगों की बात कर ली हमने, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ लिया। अब आता है कि यूनाइटेड नेशन के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, वो हम सारा देखेंगे। इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट इज़ जनरल असेंबली, सेकंड इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, थर्ड सिक्योरिटी काउंसिल, फोर्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्स्थ इज़ सेक्रेटरीट। अब हम 1 बाय 1 इन सारे ऑर्गन्स को देखेंगे कि किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, क्यों बनाई गई है प्रिंसिपल ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का, ये हम 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे। फर्स्ट है द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है ये मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन माना जाता है यूनाइटेड नेशन का। मैं आपको स्टार्टिंग में पहले आपको एक पॉइंट बता देती हूँ। हम 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से 5 ऑर्गन ऐसे हैं जो एक, इनके हेडक्वार्टर्स एक ही जगह है, बट एक इसमें प्रिंसिपल ऑर्गन एक ऐसा है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो उन 5 की जगह नहीं होके वो कहीं और है। ठीक है, ये हम आगे कवर करेंगे। अब जो जनरल असेंबली की बात करें, ये मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। मेन डेलिब्रेटिव का मतलब है कि ये सोच विचार करती है। ये जो असेंबली है इसका सोच विचार करने का काम भी है। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाती है कि इस चीज़ को कैसे कवर करना है, ये सब देखती है। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का ये रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन भी माना जाता है। ऑल 193 मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली। अब हर ऑर्गन में सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, किसी में 50 करेंगे, किसी में 40 करेंगे, बट जनरल असेंबली एक ऐसा ऑर्गन है यूएन का जिसमें
जितने भी टोटल 193 के 193 मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली में। और जनरल असेंबली जो है ये लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। और हर साल जनरल असेंबली की मीटिंग जो है ये हर साल की जाती है, और ये एक फिक्स्ड मंथ में की जाती है, और वो फिक्स्ड मंथ है हमारा कौन सा, सितंबर। और हर साल जनरल प्रेसिडेंट जो है वो हर साल क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। अब मानते हैं कि मान लो अगर कोई कंट्री है या कोई स्टेट है जिसको मेंबर बनना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस चीज़ के लिए भी जितनी भी डिस्कशन होगी, डिसीज़न लिया जाएगा कि हमें इस कंट्री को मेंबर बनाना है या नहीं बनाना है, तो वो जनरल असेंबली में ही उसका डिसीज़न लिया जाता है। बोलते हैं कि मेंबरशिप ऑफ स्टेट्स इन यूएन बाय अ डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से डिसीजन कौन लेता है, जनरल असेंबली ही लिया करती है। डिसीजन मेकिंग इन जनरल असेंबली 2/3 जो मेजोरिटी ऑन डिसीजन ऑफ इम्पोर्टेंस। कहते हैं कि अब जो डिसीजन लिया जाएगा जनरल असेंबली में, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें अगर 2/3 मेजोरिटी होगी तो वो तब देखी जाती है जब कोई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात हो रही हो, जब किसी बजट के रिलेटेड कोई बात हो रही हो या यूएन का मेंबर बनाने की बात हो रही हो उस टाइम पे। अब अगर सिंपल मेजोरिटी देखें, अगर 50-50 वोट्स हैं तो वो अदर जो डिसीजंस हैं उन पे उनको देखा जाता है। जो फर्स्ट मीटिंग थी जनरल असेंबली की, फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी जनरल असेंबली की वो कहाँ हुई थी, वेस्टमिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में। अब सीटिंग अरेंजमेंट इन द जनरल असेंबली हॉल चेंजेस ईच सेशन। कहते हैं कि अब सीटिंग अरेंजमेंट, अब जनरल असेंबली में जब हर साल मीटिंग होती है सितंबर के मंथ में, उस टाइम पे जो इनका सीटिंग अरेंजमेंट है हर साल वो चेंज होता है। अब हम क्लास में भी बैठते हैं तो हमारी शिफ्ट्स होती हैं, आज फर्स्ट डेस्क पे ये बैठेगा, सेकेंड डेस्क पे ये बैठेगा, तो वैसे ही जो सीटिंग अरेंजमेंट है जनरल असेंबली हॉल का वो भी चेंज होता है हर सेशन पे। ड्यूरिंग द 78th सेशन 2023-24, अगर हम रिसेंटली की बात करें जो 78th सेशन हुआ है उसमें फर्स्ट रो में या फर्स्ट सीट जो थी वो किसने ऑक्यूपाई की थी, नॉर्थ मैकेडोनिया ने ऑक्यूपाई की थी फर्स्ट सीट इन द हॉल। कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले तो ये पूछा जा सकता है कि जो रिसेंटली 2023-24 में जो जनरल असेंबली मीटिंग हुई है वो कौन से सेशन था, वो 78th सेशन है, और कौन सी मेंबर था जिसने ऑक्यूपाई की थी फर्स्ट सीट इन द हॉल, तो वो है नॉर्थ मैकेडोनिया। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन आता है वो आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। इट्स रोल इज़ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी ही वर्ड है तो इसका क्या मतलब है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट चेंज एवरी मंथ। अब जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो हर महीने चेंज किया जाता है। टोटल जो मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में वो 15 मेंबर्स हैं। अब जनरल असेंबली की बात करें अगर हम, तो जनरल असेंबली में 193 के 193 मेंबर्स जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे, बट इधर हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की तो इसमें सिर्फ 15 मेंबर्स जो हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें 5 जो है वो परमानेंट है एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2 ईयर टर्म। 15 मेंबर्स से भी जो 5 मेंबर हैं वो तो परमानेंट है, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, बट उसके अलावा जो 10 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के बाद क्या हो जाते हैं, चेंज किए जाते हैं। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शंस आ सकते हैं, कुछ 3 ऐसे होंगे बोलेंगे कि ये है तो बताओ कौन सा नहीं है, वो क्वेश्चन इस टाइप में आ सकता है। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो है चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन,
यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। अब जो परमानेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर आपको पता है कि अगर कोई भी रूल बन रहा है तो इनके पास इतनी पावर होती है कि ये उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कहते परमानेंट मेंबर हैव वीटो पावर टू रिजेक्ट एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी बात का सोल्यूशन निकालती है तो ये उस चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये 5 मेंबर्स के नाम याद रखना, चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट जो आर्गन आता है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको हम इकोसॉक भी बोलते हैं, ECOSOC। ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स पे काम करता है। वर्क टूवर्ड्स 3 डायमेंशनल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। और ये भी लोकेटेड कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और कितने मेंबर्स जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं, कितने मेंबर्स इन्वॉल्व हैं? वो है 54। और इनका जो टर्म होता है वो 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स के बाद इनको वापस से चेंज भी कर सकते हैं या री इलेक्ट भी किया जाता है। अगर हम करंट प्रेसिडेंट की बात करें इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के, वो है पोला नार्वेस, जो ये 79th है प्रेसिडेंट। और ये 27 जुलाई 2023 को ये इन्होंने क्या किया था? अपनी सीट ली थी। नेक्स्ट ऑर्गन इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल जो थे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड to provide international supervision for 11 trust territories and to promote their advancement towards self-government and independence। कहते हैं कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी ये बनाई गई थी कि जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ थी उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस जो थी जिनके पास नहीं थी उनको वो दिलाने के लिए ये ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था। जो एम था ट्रस्टीशिप सिस्टम का वो था कि जो इनका एम था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस के लिए उनको प्रमोट करना है, तो ये इनका एम कंप्लीट हो गया था 1994 में, जब सारी जो ट्रस्ट टेरिटरीज थी उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस को अटेन कर लिया था। उस टाइम पे जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी उनका एम क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। अब जो ट्रस्टीशिप काउंसिल थी इन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया जो अडॉप्ट किया कब? 25 मई 1994 को। और इन्होंने अपने एक रूल को अमेंड किया। इन्होंने कहा कि हम जो एनुअल मीट करते थे अब हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी 11 ट्रस्ट जो टेरिटरीज थी उन्होंने तो अटेन कर लिया जो हमारा एम था। अब हम जो एनुअल मीट्स थे वो तो हम नहीं करेंगे, वो अब हम ड्रॉप कर रहे हैं। बट अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, किसी ऐसा ओकेज़न आएगा कि जब हमारी ज़रूरत होगी तो हम अपनी मीटिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो ख़त्म हो चुका है, ये ऑर्गन नहीं। इन्होंने बस अपनी एनुअल मीट्स को ड्रॉप किया हुआ है, पर इन्होंने ये बात भी कही है कि जब हमारी ज़रूरत होगी तो हम मीट करेंगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994। 25 मई को तो इन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि हम ये चीज़ आप ड्रॉप करेंगे, एनुअल मीट नहीं करेंगे। बट इन्होंने अपना काम करना बंद कब किया? 1 नवंबर 1994 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ। उस टाइम पे तो इन्होंने रेजोल्यूशन लिया, पर एक जो टेरिटरी थी, 11 टेरिटरीज में एक टेरिटरी जो थी वो रहती थी। जब अक्टूबर के मंथ में जब पलाऊ ने इंडिपेंडेंस लिया, उस टाइम पे ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना काम सस्पेंड कर दिया। लास्ट टेरिटरी यूएन ट्रस्ट टेरिटरी। आप पूछ सकते हैं कि जो लास्ट यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरी जो थी किसने इंडिपेंडेंस ली थी? तो वो थी पलाऊ। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है ऑर्गन वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ लीगल अथॉरिटीज़ की बात होगी. इट्स रोल इज़ टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस. कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसका रोल क्या है, लीगल डिस्प्यूट्स जो कोई भी स्टेट, कोई भी मेंबर जो इनके पास सबमिट करता है, उसको देखना और उनको एडवाइस देना, ओपिनियन देना लीगल क्वेश्चंस पे. जो एक लीगल बात होगी उसके लिए उनको क्या करना, एडवाइस करना. बट जो इनकी एडवाइसरी होती थी, जो डिस्प्यूट्स होते थे, वो किस वे में देखे जाते थे, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही देखे जाते थे. अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस जो हैं वो होते हैं 15 जजेस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो इलेक्ट किए जाते हैं 9 ईयर्स के लिए बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल. अब जो जजेस जो है ना, इनकी जो इलेक्ट होते हैं 9 ईयर्स के लिए, वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं, यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस के बाद. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पहले ही बताया था कि 6 ऑर्गन्स में से एक ऐसा ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, वो एक अलग जगह पे है. तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही एक ऐसा ऑर्गन है जो पीस पैलेस इन द हैग, कहाँ पे, नीदरलैंड में. ये इसकी कहाँ पे लोकेटेड है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, तो वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. या पूछा जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है, वो पीस पैलेस इन द हैग, नीदरलैंड. अब ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इसकी है इंग्लिश एंड फ्रेंच. अब ऑफिशियल लैंग्वेज हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो 6 देखी थी, बट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश एंड फ्रेंच. अब जैसे हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आने से पहले लीग ऑफ नेशन जो थी वो थी, वैसे ही क्या था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आने से पहले एक कोर्ट होता था जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जिसको बनाया था लीग ऑफ नेशन ने 1920 में. अब हम लास्ट जो हमारा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो है द सेक्रेटरीट. अब सेक्रेटरीट आपको पता है कि आजकल हर डिवीज़न में पाया जाता है. अब हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो सेक्रेटरीट मूवमेंट होती है, 6 मंथ जम्मू में, 6 मंथ कश्मीर में. ये जो सेक्रेटरीट की बात करें तो सेक्रेटरीट वो हो गया कि जहाँ पे पेपर का काम हो रहा है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, स्कूल का भी हो सकता है, वो कॉलेजेस के हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं वो सेक्रेटरीट के अंडर आते हैं. अब कंप्राइजेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स. अब सेक्रेटरीट के अंदर एक तो सेक्रेटरी जनरल होगा, उसके साथ थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर्स होते हैं. जो सेक्रेटरी जनरल है ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और हेड होता है सेक्रेटरीट का. करंट जो ये लोकेटेड, अगर हम लोकेशन की बात करें कि जो सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेटेड है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये न्यूयॉर्क में ही है. करंट सेक्रेटरी जनरल की बात करें यूनाइटेड नेशन के, तो वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस. ये 9th सेक्रेटरी जनरल है जो 1 जनवरी 2017 में इस ऑफिस में इन्होंने एंट्री की थी. और इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पोर्तुगल के 1995 से 2002 तक. अब सेक्रेटरी जनरल का जो टाइम पीरियड होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का, ये 5 इयर्स का होता है. इसके बाद आप इसको री इलेक्ट भी हम कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.